तो आज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने देखा था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तीन तरह के थे: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ना आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्यों है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने का जो मेन कारण है वो है डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। क्या होता है कि जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। वो एटम के बीच जब बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल बनता है। अब उस बॉन्ड का जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, यानी कि एटम्स का जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पेस में, वो डिफरेंट पोजीशन पे अगर होता है, यानी कि डिफरेंट एंगल पे होता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ इसका सब जो इंट्रोडक्शन में पहले बता दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो मेन कंडीशन होगा वो होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये याद रखो। पहले आगे चल के देखेंगे ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता क्या है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होता है? ये कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है तब होता है। ओके, और इसके कारण दो फॉर्म्स बनते हैं, गेट टू फॉर्म्स। एक को बोलते हैं सिस या जेड फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं ट्रांस या ई फॉर्म। ओके, तो ये एल्कीन्स में होता है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अभी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे। तो अगर ये सेम साइड पे देखो, ये दो हेलोजन आइटम्स है, ये दोनों हेलोजन आइटम्स इस डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है कि नहीं, नीचे वाले साइड पे, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ये जेड क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं। और देखो ये डबल बॉन्ड है और इसके अपोजिट साइड में ये दो हेलोजन आइटम है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। यानी कि सेम साइड में जब रहता है डबल बॉन्ड के तो सिस फॉर्म होता है, जब अपोजिट साइड में रहता है डबल बॉन्ड के तो ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, क्यों होता है, चलो देखते हैं। क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये जो मेरा कार्बन है ये ऐसे रोटेट कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर कार्बन। यानी कि ये स्ट्रक्चर अगर है, अब ये अगर रोटेट कर गया, जैसे यहाँ रोटेट कर रहा है, यू कैन सी इन दिस फिगर रोटेट कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर में अगर ये रोटेट कर गया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, वापस रोटेट कर गया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। डैट मीन्स सेम साइड में हो या अपोजिट साइड में हो, सिंगल बॉन्ड में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो रोटेट करते रहता है। अगर वो रोटेट करते रहेगा तो उसका कोई डेफिनेट पोजीशन तो है ही नहीं। अगर डेफिनेट पोजीशन है नहीं तो हम उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, ये जो डबल बॉन्ड आ गया, तब अब ये कार्बन रोटेट नहीं कर पाता है, ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अब इसके रोटेट नहीं करने की वजह से क्या होगा कि ये जो रिलेटिव मोशन देख रहे हो तुम हेलोजन का और हाइड्रोजन का, बस इतना ही हो पाता है। अब इतना ही हो पाता है क्यों? देखो अभी ये वीडियो प्ले करेंगे, उससे पता चलेगा कि क्यों होता है। तो चलो ये वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो देख लेते हैं। इस जैसे ये एटम अगर रहेगा और ये मेरा सिंगल बॉन्ड है अगर, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड आसानी से रोटेट हो रहा है कि नहीं? ये रोटेट हो सकता है पूरा 360 डिग्री तक। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड हो गया और ये मेरा एटम है वापस, अब ये रोटेट नहीं होगा, ये टूटेगा ही। ये रोटेट हो रहा है क्या? रोटेट नहीं होगा ना, ये आइदर टूटेगा तभी रोटेट होगा, टूट के सिंगल बनेगा तभी रोटेट होगा। ये डबल आपस में रोटेट ही हो सकते ना, ऐसे टूट जाएगा। ये देख रहे हो ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट होकर के ये टूट जाएगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो रोटेट हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? तो अगर डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा और एक पाई, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड के कारण वो रोटेट नहीं हो पाता है। अगर रोटेट होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, तो वो ब्रेक तो होगा नहीं, तो रोटेट नहीं होगा। तो रोटेट नहीं होगा तो दो केस बनते हैं, आइदर ये दोनों हेलोजन आइटम डबल बॉन्ड के सेम साइड में हो या फिर डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में हो। ओके, तो इस दोनों केस को, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। तो चलिए देख लेते हैं। हमने बताया था कि सिस और ट्रांस भी होता है और ई और जेड भी होता है। जेड फॉर क्या होता है?
जूसामिन और ई फॉर होता है एंटीजन। ओके, ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड्स हैं। तो अभी अगर सेम साइड में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो उसको जेड से डिनोट करते हैं या फिर सिस से भी डिनोट करते हैं। अगर अपोजिट साइड में होता है तो ई से डिनोट करते हैं। ओके, अब क्या सेम साइड में और क्या अपोजिट साइड में होता है, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसका मॉलिक्यूलर मास दूसरे ग्रुप से ज़्यादा होगा वो उसके कंपैरिजन में हायर प्रायोरिटी में होगा। यानी कि देखो इथाइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप से हायर प्रायोरिटी में है, मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से हायर प्रायोरिटी में है। उसी तरह से आयोडीन ब्रोमीन से हायर प्रायोरिटी में है, ब्रोमीन क्लोरीन से हायर प्रायोरिटी में है, क्लोरीन फ्लोरीन से हायर प्रायोरिटी में है, फ्लोरीन कार्बन से हायर प्रायोरिटी में है और कार्बन हाइड्रोजन से हायर प्रायोरिटी में है। ये जो प्रायोरिटी है ये कैन इंगोल्ड प्रेलोंग ने दिया था, इनका कन्वेंशन था ये। तो इससे क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। कंपेयर टू अगर हाइड्रोजन हम कहें तो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। ओके, तो ये दोनों सेम साइड में हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा ना, एंटीजन हो जाएगा, क्योंकि हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो एंटीजन होगा। अभी देखो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप और ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप, ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है तो ये Z हो जाएगा। अभी तुम यहाँ पे नहीं सोच सकते हो ये, क्योंकि मेरे पास ये तो एक ही है ना, इथाइल तो एक ही है, तो इथाइल को हम किससे कंपेरिजन करेंगे, सेम प्रायोरिटी सेम होगा तब तो कंपेरिजन करेंगे ना। तो ये जो मिथाइल है और मिथाइल है, ये इस केस में डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इस केस में डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, तो ये Z हो गया, ये E हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी ये दोनों तुम्हारा हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, मिथाइल हाइड्रोजन से हायर प्रायोरिटी का है, हैलोजन है ये भी हाइड्रोजन से हायर प्रायोरिटी का है, तो ये दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, तो अगेन ये जूसामिन हो गया। और ये डबल बॉन्ड हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है तो अगेन ये एंटीजन हो गया। तो समझ में आ गया, यानी कि उसी तरह से अगर ऐसे तो मैंने बताया हायर प्रायोरिटी ग्रुप जनरली नॉन हाइड्रोजन ग्रुप्स को भी कहते हैं, नॉन हाइड्रोजन ग्रुप जो भी रहेगा, यानी कि अगर नॉन हाइड्रोजन ग्रुप्स है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है या जो हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वो मिथाइल ग्रुप हो सकता है लेकिन एलोन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो नॉन हाइड्रोजन ग्रुप्स अगर सेम साइड में रहा तो अगेन उसको सिस बोलेंगे, इसी को Z भी बोलते हैं, और नॉन हाइड्रोजन ग्रुप अगर अपोजिट साइड में रहा तो ट्रांस बोलेंगे, इसी को E भी बोलते हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे ये देखो मिथाइल है, ये नॉन हाइड्रोजन ग्रुप है, ये है हाइड्रोजन ग्रुप, नॉन हाइड्रोजन है मिथाइल, और ये मेरा ये है क्लोरीन, मतलब मिथाइल एलोन हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कार्बन भी है, समझ लो, कंफ्यूज मत होना। तो ये अगर सेम साइड में है तो ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा देखो सिस बनेगा, ये है कि नहीं। और ये जब अपोजिट साइड में हो गया तो ट्रांस बनेगा। देखो मिथाइल मिथाइल दोनों सेम साइड में है, सिस बना, दोनों अपोजिट साइड में है, ट्रांस बना। ओके, बहुत सिंपल है ये। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास आइसोमेरिज्म, पहले क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, यानी कि हम उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो वो होता है आइसोमेर। अब आइसोमर दो तरह के होते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर तीन तरह के होते थे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर दो तरह के हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो अगर C4H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसका कितना आइसोमर होगा, तो पहले देखो C4H8 को लिखने का कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पाँच हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन, तो ये C4H8 हो गया। इसका नेमिंग देख लो, तो ये डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन पे है तो ये हो गया ब्यूट-1ene। अब इस डबल बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट कर दे सेकेंड कार्बन पे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पाँच हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन, और ये सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा ब्यूट-2ene। और ये भी ब्यूट-2ene है क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब इसका तीसरा जो आइसोमर हो सकता है वो है चेन आइसोमर। देखो ये भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यानी कि C4, और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पाँच हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन, तो ये भी C4H8 है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग हो गया है। इसको
चेन आइसोमर बोलते हैं, जिसमें ब्रांच चेन बनता है। ये इससे पहले वाले वीडियो में है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, अगर कंफ्यूजन है तो वहाँ जाके देख लो। तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेमिंग करने के लिए हम यहाँ नेमिंग देंगे 1 2 3, और सेकेंड पोजीशन पे ये देखो ये मिथाइल ग्रुप है, और ये जो लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। इन क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ओके, और अगर डबल बॉन्ड है तो नेमिंग हम इधर से नहीं करेंगे, नेमिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो लोएस्ट कार्बन पे आना चाहिए। तो 1 2 3 ये हो जाएगा। सो 2 मिथाइल प्रोपीन या प्रॉप 1 इन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये हो गया। तो अभी कहने का मेरा मतलब है कि C4H8 के कितने आइसोमर हुए, C4H8 के कितने आइसोमर होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि देयर आर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ये हो गया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ये हो गया ब्यूट-2-इन, क्योंकि ये भी ब्यूट-2-इन ही है, और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ये हो गया। तो C4H8 के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए। इसमें से जो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये ब्यूट-2-इन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी एग्जिबिट करेगा, यानी कि इसमें से जब ये मिथाइल ग्रुप सेम साइड में हो जाएंगे तो वो सिस फॉर्म हो जाएगा, जब ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में हो जाएंगे तो वो ट्रांस फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्पेस में जो एटम्स का ओरिएंटेशन होगा वो डिटरमाइन करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। तो स्पेस में इसका ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसीलिए उसको सिस या ज़ूसामेन बोलते हैं। स्पेस में इस मिथाइल ग्रुप का ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रांस, ओके, या फिर एंटीजन। ओके, तो ये हो गया 2 आइसोमर, यानी कि C4H8 के टोटल 3 आइसोमर हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें से एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी एग्जिबिट कर रहा है। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे पता करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है कि नहीं। तो उसको देखने का देखो, ये 2 है, अगर इसको स्वैप कर दिया मैंने यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैप करने के बाद दोनों अपोजिट साइड में हो गया, यानी कि एक बार सेम साइड में एक बार अपोजिट साइड में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को एग्जिबिट करेगा। इसको अगर स्वैप करेंगे तो क्या होगा, इस दोनों को स्वैप करेंगे तो सेम ही चीज बनेगा, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को एग्जिबिट नहीं करेगा। ओके, रिमेंबर कि ग्रीन से हेलोजन दिखा रहे हैं। अब इस दोनों को स्वैप करेंगे तो देखो, इस दोनों को स्वैप करेंगे तो ये बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक केस में ये दोनों सेम साइड में है डबल बॉन्ड के, एक केस में ये दोनों अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को एग्जिबिट करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बस हमेशा ध्यान रखना है कि जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन से अलग, वो हाइड्रोजन से अलग प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड और अपोजिट साइड एग्जिस्ट कर सकता है तो वो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को जन्म जरूर देगा। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो।